नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएसटी के क्वेश्चंस। जो पहली बार चैनल से जुड़ रहा है उसके लिए इंफॉर्मेशन है, पीछे क्लासेस हो चुकी काफ़ी, आप उनको प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास में आपको एसएसटी सिविक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो which factor plays the most important role in creating cultural diversity in India? भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि सांस्कृतिक विविधता। इसका क्या मतलब है? कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है सांस्कृतिक विविधता। तो कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाने के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है, होना चाहिए? क्या पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक प्रणाली होनी चाहिए क्या? राजनीतिक प्रणाली की जरूरत है कल्चरल डाइवर्सिटी बनाने के लिए? जी नहीं, राजनीतिक प्रणाली नहीं चाहिए। क्या इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए, आर्थिक नियोजन चाहिए क्या कल्चरल डाइवर्सिटी बनाने के लिए? नहीं, वो भी नहीं चाहिए। क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए ऐसी? जी हाँ, भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए। और इलेक्शन प्रोसेस यानी कि चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो देखो भाई, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है कि भारत में रहने वाले जितने लोग हैं उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उनके रहन सहन का तरीका अलग अलग है, फूडिंग हैबिट्स अलग अलग हैं, क्लोथिंग हैबिट्स अलग अलग है, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सब अलग अलग है। तो इसे ही कहते हैं हम कल्चरल डाइवर्सिटी। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? जो विविधता है उसका एक बेसिक अर्थ क्या है? तो बेसिक अर्थ यही है कि अलग अलग प्रकार के लोग। अब वो लोग अलग अलग प्रकार के हैं एक दूसरे से, तो क्या वो संस्कृति के आधार पर अलग अलग हैं एक दूसरे से? इसे ही कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो कल्चरल डाइवर्सिटी बनाती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में जो कपड़े पहने जाते हैं, कपड़े पहनते हैं लोग, वो वहाँ के मौसम के हिसाब से पहनते हैं, ठीक है। वहीं और साउथ इंडिया में जाएंगे आप, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे वाइट शर्ट और वाइट धोती या लुंगी पहने हुए रहते हैं, एकदम पतले कपड़े की। तो क्या व्हाइट शर्ट लुंगी पहन के जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, कि मौसम अलग है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस फैक्टर्स अलग अलग है। तो ये डिसाइड करता है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या डिसाइड करता है? ज्योग्राफिकल कंडीशंस वहां की कैसी हैं वैसी ही वहां की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आप। चलिए, ये आंसर हो गया इसका। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आंसर दिए हुए हैं इसमें। ये सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिफर्स टू, विविधता में एकता। विविधता में एकता या अनेकता में एकता, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अलग अलग भाषा बोल लेते हैं हम लोग, अलग अलग हमारे फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग हमारी परंपराएं, संस्कृति अलग अलग है सब कुछ। उसके बावजूद भी हम एक होकर रहते हैं भारत में। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। समझ रहे हैं?
तो क्या मतलब है इसका? क्या कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की? नहीं। सांस्कृतिक एकता से मतलब है? नहीं। एक रूपता। रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस वाइल लिविंग टुगेदर, यानी कि एक साथ रहते हुए, मतलब इतने डिफरेंसेस हैं हम सब में आपस में, उसका हम सम्मान करते हुए एक साथ रहते हैं। यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं उनको सम्मान देते हुए हम लिविंग टुगेदर यानी कि एक साथ रहते हैं, इसे ही कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी, इन चारों में से कौन सी सरकार की एक विशेषता नहीं है, फीचर नहीं है? तो सरकार एनफोर्समेंट ऑफ लॉ का काम करती है, यानी कि आप ही बताइए, क्या सरकार कानून लागू करने का काम करती है? क्या सरकार कानून लागू करती है देश में? जी हाँ, बिल्कुल करती है। तो ये तो सरकार की एक विशेषता हो गई। हमें बताना क्या है, कौन सी विशेषता नहीं है। अब दूसरा देखिए, मेकिंग डिसीजंस, क्या सरकार निर्णय लेने का काम करती है? जी हाँ, सरकार निर्णय लेने का काम करती है। करती है। तीसरा, प्रॉफिट मेकिंग, क्या सरकार लाभ कमाने का काम करती है? बताएं। लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। भैया सरकार ये काम नहीं करती, प्रॉफिट कमाना। उसका काम है कानून बनाना, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों की जरूरतें वो पूरी होती रहे, रिसोर्सेज हैं उपलब्ध करवाए जाएं, फूड है उपलब्ध करवाए जाएं, नौकरियां दी जाएं, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, गरीबी को खत्म करने के लिए काम किया जाए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए काम किया जाए, और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए कि सुरक्षा को कोई आहत ना पहुंचा सके। ठीक है, तो सरकार का काम लाभ कमाना नहीं होता दोस्त। बाकी मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, कानून व्यवस्था को संभालना। तो आंसर हो जाएगा सी। सरकार प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए काम नहीं करती। लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट आर एनफोर्स्ड बाय, लॉ जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं? दो ऑप्शन कौन से हैं? जुडिशरी और मीडिया। यहां लिख देता हूं मैं, सी ऑप्शन है जुडिशरी, और डी ऑप्शन है मीडिया। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए अब। लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट आर एनफोर्स्ड बाय, यानी कि इसका मतलब ये है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी, लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है? तो भाई देखो, इन्हें चारों को हम, ये जो चार आप देख पा रहे हैं, इनको चारों को हम कहते हैं लोकतंत्र के स्तंभ।
पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, चारों को। इन चारों में से ये जो तीन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनको कहते हैं ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की शाखाएं। सरकार की शाखाएं कहते हैं। सरकार की शाखाएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार में काम करने के लिए तीनों का रोल है। लेजिस्लेचर बनाती है कानून, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा, कानून को लागू करना। और जुडिशरी का काम है लोगों को न्याय प्रदान करना, प्लस संविधान की रक्षा करना। ठीक। सवाल, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को कौन लागू करता है? अब आपको आंसर मिल गया होगा, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका लागू करती है सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को। अब कार्यपालिका में कौन आता है? कार्यपालिका, तो केंद्र की कार्यपालिका है, में कौन आता है? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये आते हैं। एक बंदा और आता है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं उसको। ठीक है, इतने लोग आते हैं केंद्र की कार्यपालिका में जो कानून को लागू करने का काम करेंगे। आई होप क्लियर है। चलो आगे। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से वो कौन सा संस्थान है जिसे थर्ड टीयर गवर्नमेंट कहा जाता है? तो इसके लिए समझ लो आप, भारत में सरकार 3 स्तर पर काम करती है। 3 स्तर पर काम करती है। वो 3 स्तर कौन से हैं? पहले स्तर पर है केंद्र सरकार, पहले स्तर पे है केंद्र सरकार, दूसरे स्तर पर है राज्य सरकार, तीसरे स्तर पर है स्थानीय सरकार यानी कि लोकल सरकार। इन 3 स्तर पे सरकार भारत में काम करती है। आपसे तीसरे स्तर की सरकार के बारे में पूछा गया है, तो आंसर सी हो जाएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है वो 2 प्रकार से डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, और दूसरे को बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम शहरी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, शहरी सरकार, क्योंकि ये शहर में होती है। और इसको बोलते हैं ग्रामीण सरकार, क्योंकि ये गांव में होती है। ठीक। अर्बन लोकल बॉडीज में
निगम पार्षद होते हैं जिन्हें आप वोट देकर चुनते हो अपने मोहल्ले से, निगम पार्षद वार्ड काउंसलर कहते हैं। पंचायती राज में होते हैं प्रधान सरपंच, जिन्हें आप डायरेक्ट वोट देकर। आई होप समझ गए। और कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो देखो, सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत, सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत भारत में राजस्थान से होती है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, नागौर से शुरू होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी। अब ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट है ये। इसके बाद 1992 में भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया, 73rd अमेंडमेंट। इसके जरिए भाग 9 में, पार्ट 9 में संविधान के पंचायतों को जोड़ दिया। के बाद से पंचायत के चुनाव शुरू हो गए देश में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। आई बात समझ में इतनी? एक याद रखना, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। एक दूसरी है अशोक मेहता समिति। ठीक है, और भी हैं, पी के ठंगन कमेटी है। तो ये याद रखना है आपको। ये साइड से हो जाता हूँ, देख लो आप, मैंने सारी चीजें आपको यहाँ बता दी। सवाल एक किया हमने, लेकिन उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको शेयर कर दी। यहाँ से सारे सवाल बनते हैं जितना भी आपको बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? सवाल क्या कह रहा है? 74th जो संशोधन हुआ है संविधान में, अभी हमने देखा 73वां संविधान संशोधन, बस 74th हुआ 1992। ये किससे रिलेटेड है? रूरल लोकल बॉडीज से रिलेटेड है? जी नहीं, क्योंकि रूरल लोकल बॉडीज से रिलेटेड तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन है? 73वां संशोधन। अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है? जी हाँ, इसी से रिलेटेड है 74वां संशोधन। जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं। आंसर हो जाएगा बी, अर्बन लोकल बॉडीज। आंसर क्या होगा? बी, अर्बन लोकल बॉडीज। क्लियर है? चलो जी, आगे चलते हैं इसी बात पर। पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चरल मोस्टली बिलोंग टू विच सेक्टर? जो लोग कृषि में काम करते हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से होता है? अब देखो, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र,
द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तीन क्षेत्र हो गए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, कृषि या फिर इससे संबंधित चीजें जैसे कि मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, डेयरी एटसेट्रा जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें, इसमें उद्योग आ जाएंगे जो उत्पादन का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का उत्पादन आ जाएगा। सेवा क्षेत्र में आ जाती हैं सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, होटल्स, बीपीओ, कॉल सेंटर, शिक्षा, यातायात एटसेट्रा। समझ गए? अब आप खुद ही बता देंगे अगर व्यक्ति कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो किस क्षेत्र से संबंधित होगा? प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी से संबंध रखेगा वो। आई होप क्लियर है। आगे चलें। Which of the following is an example of informal employment? इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल क्या है बताओ? क्वेश्चन है आपका। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट यानी कि अनौपचारिक रोजगार। गवर्नमेंट के जो टीचर हैं उनका तो फॉर्मल है भाई, गवर्नमेंट में जो टीचर हैं वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। डेली वेज अर्न लेबर यानी कि जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे दिहाड़ी वाले मजदूर आएंगे इसमें इनफॉर्मल में, क्योंकि बैंक के मैनेजर भी फॉर्मल में है, आर्मी के पर्सन भी फॉर्मल में है। डेली कमाने वाले जो हैं दिहाड़ी वाले वो आ जाते हैं आपके इनफॉर्मल सेक्टर में। फिर है डेमोक्रेसी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है रूल बाय पीपल। डेमोक्रेसी लोकतंत्र को क्या कहते हैं? लोकतंत्र को क्या कहते हैं? लोगों के द्वारा शासन, यानी कि लोग हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं सरकार में और वो फिर सरकार चलाते हैं। Which of the following strengthens democracy the most? निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को मजबूत करता है? फ्री मीडिया नहीं, हाँ पब्लिक का पार्टिसिपेशन। जितने ज्यादा लोग भागीदार बनेंगे उतना ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। जैसे चुनाव में वोट देना, तो लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूर बनाती है, मजदूर नहीं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आज के क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है पूरे एसएसटी के सिलेबस में से, तो भी आप कमेंट करके बताइए। उस चीज को क्लास में क्वेश्चंस के साथ ही एक्सप्लेन कर किया जाएगा क्लास में, जिससे वो कॉन्सेप्ट आपका
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।